हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। जैसे आपने टाइटल में पढ़ा, इस वीडियो का टॉपिक क्या होगा कि ऐसी इकोनॉमिक मिस्टेक्स जो ना करना कनाडा में आके जब आप स्टडी परमिट पे आ रहे हो। ये मोस्ट ऑफ द चीजें मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा, ठीक है, लेकिन मैंने ओवरऑल अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर दूसरे स्टूडेंट्स को देखते हुए ये भी मैंने नोटिस की हैं, इसीलिए मैं ये सारे कॉमन पॉइंट्स मैं आज शेयर करना चाहता हूँ कि क्या ऐसी मिस्टेक्स हैं जो नहीं करनी चाहिए हमें स्टडी परमिट पे आके। एक बात मैं पहले क्लियर कर देता हूं, अगर आपका माइंडसेट ऐसा है पैसे को लेके कि हाँ भाई, जब आप कनाडा में आ गए, घर वाले बहुत अमीर हैं, अगले सेमेस्टर्स की वो फीस अब भर देंगे, ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा, ठीक है, तो आपको पैसे की चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है। सो यू कैन स्टॉप दिस वीडियो ओवर हियर। बट अगर आप कनाडा में आ रहे हो, इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट पेइंग योर थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर फी, अगर आपको वो अपने बलबूते पे करनी है, अगर आपको कोई ऐसे स्टेप्स लेने हैं जो आपके लिए मैच्योर और इकोनॉमिकली अच्छे साबित हों, तो ये वीडियो में बने रहो। एंड में मैं बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा आपको, लेकिन ऑब्वियसली पहले 4 पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा आ जाता है, कट आउट ऑल द लग्जरीज फ्रॉम योर लाइफ। ये 2 साल, ये हमारा एक ऐसा फेज होगा ना स्टडी परमिट पे, जहां पे आपको सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। आप दूसरों को देख के जेलस भी होगे, ये बंदे के पास ये ब्रांड के कपड़े हैं, ये बंदे के पास ये ब्रांड की घड़ी है, कि ये यहाँ पार्टी करने जा रहा है, ये वहां पार्टी करने जा रहा है। उस टाइम पे आप अपने मन में एक क्वेश्चन पूछना, आप कनाडा क्या करने आए हो? ठीक है, क्या आप कनाडा पार्टी करने आए हो या आप अपना करियर बनाने आए हो? अगर आपकी प्रायोरिटी है पार्टी करना, अगर कनाडा में आप उसी लिए आए हो, फॉर श्योर गो गेट इन्वॉल्व विद दैट ग्रुप ऑफ पीपल जो पार्टीज करने जा रहे हैं, जो महंगे कपड़े खरीद रहे हैं, ठीक है, हर वीकेंड या हर दूसरे वीकेंड मॉल्स में जाते हैं अपने पैसे खर्चने और कपड़े लेने। अगर आप लॉन्ग टर्म सोचते हो, आप शॉर्ट टर्म प्लेजर्स को अवॉइड करके शॉर्ट टर्म सेक्रीफाइसेस लेते हो ताकि आपको लॉन्ग टर्म एक अच्छी लाइफ मिले, अभी 2 साल के लिए, एटलीस्ट 2 साल के लिए अपनी लाइफ से लग्जरीज को हटा दो। ये स्टडी परमिट के टाइम पे एटलीस्ट लग्जरीज को हटा दो। जब वर्क परमिट पे आओगे वो डिफरेंट इशू है, आपके पास थोड़े और पैसे आने शुरू हो जाएंगे तो आप स्पेंडिंग सर्कल अपना बड़ा कर सकते हो। को अगर मैं रियलिटी में बात बताऊं ना, आप पढ़ भी रहे हो और आप उसके बाद पार्ट टाइम जॉब करोगे। पार्ट टाइम जॉब अपनी कितनी कर लोगे? यूजुअली यू कैन ओनली वर्क 20 आवर्स पर वीक। अब गवर्नमेंट ने थोड़ा 40 आवर्स कर दिया है, लेकिन वो कंडीशन है कि जो पहले से स्टूडेंट्स आए हुए हैं वही 40 आवर्स कर सकते हैं। जनरली क्या होता है, आप कनाडा में होगे, आप 20 आवर्स, ठीक है, सिन पे करोगे, लेट से थोड़ा आप एक्स्ट्रा भी करते हो, 30 आवर्स थोड़ा कैश पे भी इधर उधर कर लेते हो, यू कैन मैक्सिमम अर्न अप टू $1,400-1,500 एवरी मंथ। उसमें से आपका रेंट जाएगा, ठीक है, 400-450 रेंट जाएगा, 200 आपका ग्रोसरीज पे जाएगा, वो जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस आपके जाएंगे, उसके बाद आपका जो बचेगा वो आपको फीस के लिए भी सेव कर। बहुत जरूरी पॉइंट है ये। आप थोड़े टाइम के लिए सेक्रीफाइसेस कर दो ताकि आगे जाकर आपकी लाइफ इजी हो जाए। एक बार आपने फी पे कर दी, उसके बाद तो ऑब्वियसली आपके थोड़े हाथ थोड़े इजी हो जाते हैं पैसा खर्चने में, बट स्टार्टिंग में नहीं। दूसरा पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट थोड़ा एकेडमिक्स को रिलेटेड है, ठीक है, मैं आपको ये एडवाइस देना चाहता हूँ। अब आप यहाँ पे बैठ के जब इंडिया में या फिर यहाँ पे आके भी जब आप कोर्स सिलेक्ट करते हो ना अपने प्रोग्राम के लिए, वहां पे लिखी होती हैं बुक्स कि ये कोर्स के लिए ये बुक चाहिए, ये कोर्स के लिए वो बुक चाहिए। ये मुझे भी लगा था कि वो बुक्स नेसेसरी होती हैं, बट टू बी ऑनेस्ट बुक्स आपको परचेज करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। देखो अब सारा जमाना ऑनलाइन का है, पीडीएफ्स इधर उधर से मिल जाते हैं, बहुत जगहों से तो ऑनलाइन पीडीएफ्स भी फ्री में मिल जाते हैं, वो आप अपनी सर्च करके देख लेना कैसे। बट एक्चुअल में आपको मोस्ट ऑफ द कोर्सेज के लिए बुक्स बाय करने की जरूरत नहीं होती। और यहाँ पे कनाडा में बुक्स बाय करना, एकेडमिक्स की बुक्स बाय करना बहुत एक्सपेंसिव है। मुझे याद है एक बुक हुआ करती थी, क्योंकि मैं फिटनेस एंड हेल्थ में था, उसमें हमारा 2 डिफरेंट कोर्सेज थे, 2-3, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। तो उसकी एक बुक हुआ करती थी $200 प्लस टैक्स की, और वो बुक बाय करना आपकी यार जीआईसी बुक में ही निकल जाएगी, बुक्स में ही निकल जाएगी। सो दैट्स वाई आप अच्छे से अपने प्रोफेसर से पूछो कि क्या हमें एक्चुअल में फिजिकल कॉपी चाहिए बुक की, जो बहुत ही नेसेसरी है, मैं तभी बाय करूं। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे होता क्या है कि जब प्रोफेसर्स वगैरह सारे स्लाइड शोज वगैरह, नोट्स वगैरह वो अपनी उसमें ही देते हैं, ऑनलाइन जो पीडीएफ से, जो स्लाइड्स वगैरह से पढ़ा रहे होते हैं। सो मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन वहां पे ही आपको अवेलेबल होती है। उसके अलावा अगर वो कहते भी हैं कि किसी चीज के लिए बुक तुम्हें चाहिए,
आप अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में जाके वो बुक इशू करवा सकते हो, वहां पे बैठ के पढ़ सकते हो। आपको खुद जेब से पैसा खर्चने की बुक के लिए कोई जरूरत नहीं है। ये प्लीज ध्यान में रखना बात, क्योंकि यहाँ पे बुक्स बहुत महंगी आती हैं। सो दैट्स व्हाई आई वांट यू टू सेव मनी, नॉट टू स्पेंड इट एक्स्ट्रा। दोस्तों, वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं क्विक सी चीज कहना चाहता हूँ। देखो जी मित्रों, ये है मेरा चैनल, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। इधर जाओ, सब्सक्राइब और बेल बटन ऑल, ठीक है। फिर वीडियोस पे क्लिक करो, सब देखते जाओ। और अगर आपको मेरा दूसरा चैनल फॉलो करना है, अगर आपको फ्रेंच सीखनी है, ये चैनल बहुत जरूरी है आपके लिए। आपको कनाडा में आ रहे हो, आपको फ्रेंच सीखना एक बहुत ही अच्छा स्किल होगा, तो उसके लिए फ्रेंचिफाई जो नाम है, फ्रेंचिफाई विद व्योम, प्लीज फॉलो कर लो और इसकी वीडियोस देखो ताकि आप फ्रेंच सीखो फ्री में। चलते हैं वीडियो में वापस। तीसरा पॉइंट आ जाता है यार, डू नॉट लेंड मनी टू एनीवन अनलेस यू रियली ट्रस्ट दैट पर्सन। देखो, कनाडा में आके मैंने एक बात सीखी है, इट इज वेरी हार्ड टू ट्रस्ट समवन विद योर मनी। यहाँ पे आप फालतू प्लीज किसी को पैसा लेंड मत करिए, प्लीज किसी के साथ पैसा बोरो मत कीजिए। मैं तो कहता हूँ यार, इवन लो भी मत, ठीक है। फालतू वो हमें सर पे बर्डन नहीं रखना चाहिए। काम जितना कर सकते हो एक्टिवली करके वो पैसा कमाओ और फिर अपने एक्सपेंसेस निकालो, रेदर देन आस्किंग समवन एल्स फॉर मनी। वो तो एक बात है। दूसरी बात जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो है कि प्लीज किसी को अपना पैसा मत दो अगर आप 100% उस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। यू डोंट नो, ठीक है, पर्सन कैसा है। फॉर श्योर हर एक की अपनी अपनी स्टोरी होती है, लेकिन यहाँ पे व्हाट इफ की वो पर्सन आपको पैसा लौटाने देरी कर रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है, आपको अपनी फी भी भरनी है, दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम, ठीक है। आप उसको कुछ कह नहीं सकते। यहाँ पे अब तुम किसी पे हाथ नहीं उठा सकते, क्योंकि अगर आपने किसी पे हाथ उठाया, यहाँ पे आप पे बहुत गंदे चार्जेस पड़ेंगे और थिंग्स विल बी वेरी बैड। सो मैं ये कहना चाहता हूँ, प्लीज किसी को पैसा ऐसा मत दो जिस पे आपको पूरा अच्छे से ट्रस्ट नहीं है। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं, मेरे साथ ऐसा कोई केस कभी नहीं हुआ, बट मैंने अपने दोस्तों के ऐसे केसेस देखे हैं जिस केस में महीने निकल जाते हैं पैसा पूछते हुए, लेकिन उनको पैसा मिलता नहीं। तुम्हें पूछना भी अच्छा नहीं लगता। वो चीज तुम्हारे रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप के रिलेशनशिप को भी अफेक्ट करती है और वो चीज तुम्हारे फाइनेंसेस पे भी अफेक्ट करती है। दैट इज वाई पहले अपनी जो नेसेसिटीज हैं, जो फी पे करनी है, वो सब चीजों को सिक्योर रखो, फिर उसके बाद कोई ऐसी चीजें सोचो। और अगर किसी पे ट्रस्ट नहीं है, प्लीज उसको पैसा वगैरह मत दो, बिकॉज बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास पावर यार बहुत लिमिटेड है। ऑब्वियसली आपको कोई ऐसे चक्करों में नहीं फंसना जो आगे जाके अपनी लाइफ खराब कर दे। डिस्प्यूट्स में नहीं पड़ना, फाइट्स में नहीं पड़ना। सो दैट इज वाई जितना उससे तुम दूर रहोगे, उससे दूर रहने के लिए जो तुम प्रिकॉशंस ले सकते हो वो अपनी तरफ से पूरे लो, ताकि तुम्हें आगे कोई जाके प्रॉब्लम ना आए। देखो जी, फोर्थ पॉइंट हमारा आ जाता है गाड़ियों का। अब जब यहाँ पे आप आओगे, आप थोड़ा पैसा कमाने लगते हो, जब पैसा तुम्हें लगता है कि हाँ भाई बैंक में थोड़ा पड़ा है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कार बहुत जल्दी ले लेते हैं। मैं कहूंगा स्टडी परमिट पे कार लेना इज अ वेरी बिग फाइनेंशियल मिस्टेक, क्योंकि अगेन आप पार्ट टाइम काम कर रहे हो, ठीक है। आपके पास पहले वैसी सेविंग्स नहीं हो रही ज्यादा, ये अपनी 3rd और 4th सेमेस्टर की फीस निकालने के लिए आपने पैसा सेव करना है। और अगर आपने कार ले ली तो आप भूल जाओ कि आपका पैसा सेव होगा। मैं आपको एक कार की एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। नया कोई स्टूडेंट आता है, यहाँ पे आके कार ले लेता है बहुत ही जल्दी, लेट्स से काम करना स्टार्ट कर दिया उसने थोड़ा, और वो उसने कार ले ली। अब कोई नई कार लेनी है यहाँ पे अराउंड आपको लाइक मिनिमम $28,000 की तो पड़ेगी ही। अगर आपने वो 0 डाउन पेमेंट पे भी ली, आपको बाय वीकली उसका किश्तों का ही, उसकी EMIs का ही आपको 180 200 फ्लक्चुएट होता है वो, डिपेंडिंग ऑन कि आपने कितनी डाउन पेमेंट की है, ये वो सब आपको उतना बाई वीकली पे करना पड़ता होगा। उसके अलावा आपकी आ जाती है मंथली इंश्योरेंस, जो कि डिपेंडिंग ऑन एरिया भी ऑन एन एवरेज यहाँ पे $350 समथिंग होती है। उसके बाद फिर आ जाती है आपकी गैस, जो $150, ये भी मंथली ऑन एन एवरेज होती है। सो अगर आपका अकेला महीने का एक्सपेंस कार में ही अराउंड $800 to $900 जा रहा है, और उसके बाद आपका रेंट जा रहा है, उसके बाद आपकी ग्रोसरीज जा रही हैं, आपका फोन का बिल जा रहा है, आपके मिसलेनियस खर्चे जा रहे हैं, क्या सेव हो पाएगा? फिर उसके बाद आपने पढ़ना भी है। अब आप चलो ये कहोगे कि हाँ भाई तो मैं काम ज्यादा कर लूंगा। अब तुम वही पैसा सारा निकालने के लिए उतना ज्यादा काम करोगे तो तुम पढ़ोगे कब? तो आपसे पढ़ा नहीं जाएगा। आप एक आधे कोर्स में अगर फेल हो गए तो फिर उधर आपको सप्ली क्लियर करने के लिए $2,000 लगाने पड़ेंगे। मेरे पर्सनल व्यू पॉइंट से
बाइंग अ कार ऑन स्टडी परमिट इज अ वेरी बिग फाइनेंशियल मिस्टेक। एटलीस्ट जब तक तुम्हारी फी पूरी क्लियर नहीं हो जाती, आपका कैश फ्लो बहुत अच्छा नहीं हो जाता कि आपको लग रहा है कि हाँ भाई अब तो फी तो सारी निकल चुकी है, अपने बल पे सारी फी निकल चुकी है, अब मेरे पास अच्छा कैश फ्लो आ रहा है, तो तुम कार लेने की सोचो स्टडी परमिट पे, ठीक है, ताकि जब आपका वर्क परमिट आ गया फिर आप खुद कॉन्फिडेंट हो गए कि हाँ भाई अब मैं कार ले सकता हूँ। अब ये चीजें हर एक के स्पेसिफिक सिनेरियोज पे भी डिपेंड करती हैं। कईयों को स्टडी परमिट के बाद बहुत ही अच्छी जॉब लग भी जाती है, अच्छे पैकेजेस की जॉब लग जाती है, जिनके लिए इजी होता है बहुत कार अफोर्ड करना, कईयों को नहीं लगती। तो ये हर एक स्पेसिफिक पर्सनल सिचुएशंस की भी बात होती है, लेकिन इन जनरल बाइंग अ कार ऑन स्टडी परमिट इज अ वेरी बिग मिस्टेक। आप ये मिस्टेक कभी मत करना। लास्ट पॉइंट जी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीआईसी, हमारी जो स्टूडेंट जीआईसी होती है, इसको लेके बहुत ही ऐसा कंसेप्शन बना हुआ है यार कि ये तो बैकअप मनी है, अगर पार्ट टाइम जॉब नहीं भी लगी तो जीआईसी से पैसे आ रहे हैं, ठीक है, वही हमारे खर्चे में निकलेंगे। ऐसा माइंडसेट रखना बहुत ही बड़ी गलती है। क्यों? क्योंकि तुम्हें जीआईसी को एज अ बैकअप फाइनेंस नहीं लेना है, तुमने जीआईसी को एज अ सेविंग लेना है। इवन दो आपके पहले महीने में आपको $2000 आते हैं, ट्राई टू सेव एज मच एज यू कैन। ऐसा नहीं कि $2000 आए, हाँ भाई पहले महीने में ही हमने आईफोन 13 प्रो मैक्स 14 प्रो मैक्स निकलवा लिया। उसके बाद जो 670 एवरी मंथ आते हैं, प्लीज उसको ऐसा मत सोचो कि वो आपको फ्री में पैसे मिले हुए हैं तो वो पार्ट टाइम जॉब के लिए निकले। वो फ्री में पैसे नहीं है, उसका तुमने इंडिया में तुमने ही पे किए थे, तुम्हारी फैमिली ने ही पे किए थे। तो इसीलिए उसको प्लीज ऐसा मत सोचो कि हाँ अगर वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट हमारे पास जीआईसी है ताकि हम वो अपने एक्सपेंसेस निकालने के लिए खर्च लें। नहीं, यहाँ पे जब आप आते हो जितनी जल्दी हो सके पार्ट टाइम जॉब सिक्योर करो। जीआईसी का जो कैश फ्लो आ रहा है उसको सेविंग्स में डालो जितना ज्यादा हो सके, ताकि आप वो अपनी 3rd और 4th सेमेस्टर की फी निकालने के लिए यूज करो। तो प्लीज अपना ये माइंडसेट मत लेके आओ कि जीआईसी एक बैकअप फाइनेंस है, अगर कुछ नहीं हुआ, पार्ट टाइम जॉब नहीं मिली 3-4 महीने या 6 महीने, तो जीआईसी तो है यूज करने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये माइंडसेट नहीं चलेगा। मेक श्योर कि अपनी जीआईसी को एज अ सेविंग इंक्लूड करो। उसको तुम यही सोचो कि वो 3rd सेमेस्टर की फी है, और उसके अलावा तुम्हें पार्ट टाइम जॉब करनी है अपने एक्सपेंसेस निकालने के लिए और थोड़ा सेव करने के लिए। सो एक जीआईसी आपकी सेविंग बन जाएगी और उसके ऊपर आपकी पार्ट टाइम जॉब की जो सेविंग हो रही होगी वो सेविंग बन जाएगी। दैट विल हेल्प यू फॉर 3rd and 4th सेमेस्टर। दिस शुड बी योर माइंडसेट। सो ठीक है दोस्तों, यही था आज की वीडियो में। सो अगर आपको और वीडियोस देखनी है मेरी, ये देखो इधर मैं डाल रहा हूँ, प्लीज यहाँ पे क्लिक करो और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी आपको, तो देखते रहो और मिलूंगा आपको जल्दी अगली वीडियो में।